Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. And remembering Dr. Manmohan Singh's legacy, joining me on the telecast is a Congress veteran, Harish Rawat, who's the former Chief Minister of Uttarakhand, joins me on the telecast. Thank you, Mr. Rawat, for joining me. और सबसे पहले मैं आपको यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके जो इंटरैक्शंस हुए हैं पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, आपकी उनके साथ वार्तालाप होगी, आपने उनके साथ काम किया है, वो किस प्रकार के इंसान थे? आप ऐसे कोई एनेक्डोट्स, ऐसे सिचुएशंस हमें बता सकते हैं जो हमें पहचान में लाएं? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह के ब्यूरोक्रेट थे, किस तरह के पॉलिटिशियन थे? के साथ मेरा सौभाग्य था कि मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। वो एक गुरु और एक प्रशिक्षक भी थे, एक कोच भी थे, एक शिक्षक भी थे। और सच मानिए तो उनके साथ काम करने के आनंद को जिन लोगों ने भी उनके साथ किसी कैपेसिटी में काम किया है वो कभी नहीं भूल सकते। और उन्होंने जिस पद पर भी वो रहे उस पद को गरिमा प्रदान करने का काम किया, उस पद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने का काम किया। इतने उनकी अपने काम से उस पद को गौरवान्वित कर देते थे। जब वो देश के वित्त मंत्री बने तो उस समय बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे और बहुत साहसपूर्ण निर्णय लिया उन्होंने। जब लाइसेंस राज खत्म करने का निर्णय लिया गया और कहा गया कि उदारीकरण की तरफ अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे, और कई तरीके के ऐसे फैसले लिए गए जिसके जरिए से देश का निर्यात बढ़े और साथ साथ देश में विदेशी पूंजी निवेश आए, लगाने में प्रोत्साहन मिले। तो एक औद्योगिकरण और जी बिल्कुल। हरीश रावत जी, इसके बारे में भी आप कुछ संक्षेप में कहें। जब ये एक ऐसे लीडर हैं जो कि जिन्होंने परहैप्स वन ऑफ द रेयरेस्ट लीडर्स जिन्होंने पार्टीशन का टाइम देखा, जो 1932 में उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी, जो कि तब भारत था, अखंड भारत था। वो वापस भारत आए पार्टीशन के बाद, और वो एक कुछ ही गिन चुन के लीडर्स ऐसे रह गए थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम से लेकर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम तक, और फिर टॉप लीडरशिप जो कि सोनिया गांधी ने संभाली थी, उस समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जी, असल में आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब उनके जीवन के जो प्रारंभिक दिन थे वो बहुत संघर्षपूर्ण रहे और उस संघर्ष ने उनके व्यक्तित्व को एक इस्पाती व्यक्तित्व के रूप में ढाला और उन्होंने कर्म के महत्व को समझा, योग्यता अर्जित की और उस योग्यता को मल्टीप्लाई किया, देश की सेवा के लिए करने का काम किया। एक अभूतपूर्व सफल वित्त मंत्री रहे और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने उदारीकरण की नीतियों के साथ वैश्वीकरण के दृष्टिकोण को समावेशित किया और उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व के पटल पर उसको अवसर मिला। हमको उन्होंने सपना दिखाया। ये जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम करते हैं, ये सपना हमको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिखाया, और सपना ही नहीं दिखाया, उसके लिए बुनियाद रखने का काम किया। और उदारीकरण के साथ साथ उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए जो कुछ अर्जित किया, गरीबी से लोगों को बाहर लाए। 27 करोड़ लोग उनके समय में गरीबी की रेखा से बाहर आए और उन्होंने अधिकार दिए लोगों को, आम लोगों को, और उसी अधिकारों का फल है, चाहे वो काम का अधिकार हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, शिक्षा चिकित्सा का अधिकार हो, वनाधिकार हो, चाहे जो है राइट टू इंफॉर्मेशन हो, एक्ट बनाने का हो। उन्होंने तब इस तरीके से सब कई ऐसे फैसले लिए जो उनके साहसिक व्यक्तित्व को दिखाता है कि कितने अभिनव सोच उनकी थी, उसको दर्शाने का काम करता है। और आप देखिए 2008-9 में जब सारी दुनिया में मंदी का दौर आया, अमेरिका जैसी और यूरोप जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ने दिया। और
लोग वो एक प्रकार से वैश्विक गुरु हो गए। लोग उनसे मंत्र लेते थे कि कैसे आपने भारत की अर्थव्यवस्था को जो है मंदी के दौर से बचाया। जी बिल्कुल, और यहाँ पे अगर जब उनका साहसिक निर्णय लेने की जरूरत अगर आई, उनके टेन्योर को देखा जाए, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को देखा जाए, एक सबसे अहम लैंडमार्क जी मोमेंट तब आया जब उन्होंने डिसीजन लिया यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील जो कि साइन हो चुकी थी, हेलो, जिसके कारण उनको जब उनको इलेक्शन लड़ने पड़े और सीपीएम सीपीआईएम ने अपना सपोर्ट यूपीए से हटा दिया, उसके बाद भी उनका दृढ़ निश्चय रहा कि वो इस डील को आगे बढ़ाएं। हाँ, देखिए आर्थिक रूप से जब देश मजबूत हो रहा था तो उनको लगा कि हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उनको लगा कि हमको परमाणु ईंधन की ऐसे उसकी जरूरत है, तो उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन एटॉमिक पैक्ट जो है, जो आणविक पैक्ट था, वो अमेरिका के साथ किया और उसका उसमें अपने सरकार से जो हमारे सपोर्ट कर रहे थे, जिनके बल पर हम सरकार चला रहे थे, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देश के लिए ये एक कदम आवश्यक है और सरकार दांव पर लगा दी। कोई दूसरा व्यक्ति होता, आज की जैसी स्थिति जब हम सरकार को प्रथम मानते हैं, उन्हें कहा नहीं, देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, इसीलिए पूरे देश ने कहा किंग इज किंग। तो ये वो जहां बहुत विनम्र थे, बहुत सादगी पसंद व्यक्ति थे, वहां पर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी थे। उनके सारे निर्णय देख लीजिए आप, जितने निर्णय हैं वो सब अपने आप में इस बात को दिखाते हैं कि बुद्धि और साहस दोनों का समन्वय था और वो एक ऐसे कर्मयोगी थे जो देश के हित में कोई भी कदम उठाने से चूकते नहीं थे और उसके लिए बहुत परिश्रम करते थे। देश ने अपने एक ऐसे महान पुत्र को खोया है और हम सब लोग जो है आज अक्रॉस द पार्टी लाइन उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हरीश रावत जी, यहाँ पे जब देखा जाए, जब वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोजीशन उन्होंने संभाला, गवर्नर ऑफ आरबीआई भी उनको एक ये बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण पोजीशन प्राप्त हुई। यहाँ उनका जो ट्रांजिशन हुआ ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन में, जब वो पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने और पीवी नरसिम्हा राव ने उनको हैंड पिक करके लिया, ये एक काफी सरप्राइजिंग डिसीजन जो लिया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। क्या आपको लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव को श्रेय जाता है कि उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट की तरह उनको परखा और उनको ये पोजीशन दी, क्योंकि वो जानते थे। जी, मनमोहन सिंह जी ने अपने प्रधानमंत्री जी का विश्वास अर्जित करके साहसपूर्ण कदम उठाए और इसका जो आर्थिक सुधार थे उनका दोनों को श्रेय जाता है। प्रधानमंत्री, ऑफ कोर्स, जब तक प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग ना हो, उनका सपोर्ट ना हो, तो कोई मंत्री कोई कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन उनका सपोर्ट था और उनका विश्वास था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क्षमता पर और उन्होंने उस क्षमता को दिखाया। और मैंने कहा ना, जिस पद पर भी वो बैठे उस पद को उन्होंने सुशोभित किया, उस पद की गरिमा को और बढ़ाया, अपनी योग्यता से उस पद के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर इस बारे में भी बात करें कि पार्लियामेंट में जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जो एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, वो शायद पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने आकर माफी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड फॉर दोज ब्रूटैलिटीज, परसिक्यूशन ऑफ सिख्स, जो भारी मात्रा में सिखों की जो हत्या की गई तो 1984 में उसको संबोधित किया, उसको एक्नॉलेज किया और पब्लिक अपॉलॉजी भी की। जी, वो एक महान मानव थे और पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के एक राय थी कि जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है और बहुत ही हृदय विदारक हुआ है और उसके लिए सिख कम्युनिटी से क्षमा मांगनी चाहिए। और उन्होंने क्षमा मांगी, देश से क्षमा मांगी, कहा कि ये बहुत दुखद हुआ है। और उसके बाद पार्टी लीडरशिप भी गई और पार्टी लीडरशिप ने भी उसके लिए उस बात के लिए क्षमा मांगी। ऐसा नहीं है। हमारा सबका शोक था सबके मन में
कि ये सब कुछ हुआ, और हम इस बात को स्वीकारते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कुछ शक्तियां थी जिन्होंने लोगों की भावनाओं को उकसा करके इस तरीके का जघन्य अपराध किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से, देश की तरफ से समाप्त। एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो गंभीरता में देखा गया है पूरे भारतवर्ष में, हमारी हिस्ट्री में, था जो 26/11 के टेरर अटैक्स हुए थे मुंबई में, और ये प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये अटैक हुआ था, जिसके कारण उन्हें काफ़ी मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा था, और क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था, जबकि उनकी एफर्ट हमेशा रही 26/11 के अटैक से पहले एक एफर्ट रही कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप सुलझ जाए, उसमें हार्मनी हो, पीस हो, काम हो, पर ये हो ना सका। पर 26/11 के बाद भी जब उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते करने की, ये प्रश्न चिन्ह उठे कि पाकिस्तान जो कि एक टेरर फैक्ट्री है, जिसने 26/11 ऑर्केस्ट्रेट किया है, उनके साथ किस प्रकार का ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, किस प्रकार के संबंध जोड़े जा रहे हैं, जबकि प्रश्न उठाने चाहिए थे पाकिस्तान से। Alright, so that was Harish Rawat, the former Chief Minister of Uttarakhand and a Congress veteran, talking to us on NewsX.